हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। एग्ज़ाम बिल्कुल पास है बेटा, और 2 ही दिन बचे हैं। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो और सैम्पल पेपर लगाओ। एक मॉक टेस्ट पेपर, मतलब एक 3 घंटे का पेपर जरूर लगाना है आपको। ठीक है, 3 घंटे के पेपर में ऐसे सेटिंग कर रखनी है आपको जैसे आप मेन एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप। ठीक है, उससे आपको क्या आइडिया मिल जाएगा टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा, तो ये जरूर करना। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एग्जामिनेशन की टिप्स जरूर दूंगा कि किस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस शॉर्ट ड्यूरेशन में जितने ज़्यादा टॉपिक कवर हो सकेंगे हम करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। ठीक है, हम मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स उठा रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन पूछ सकता है या केस स्टडी भी जैसे भी आ सकता है। ठीक है, और आज हम क्यू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखो, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? देखो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में के अंदर क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। होते हैं। ठीक है, इस छोटी सी स्पेस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन और बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब आप एक सोचने वाली बात ये है बेटा कि इसमें इतने सारे प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स इतने सब क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो क्या ये रिपेल नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे को? है ना? क्या इस छोटी सी स्पेस में इतने पॉजिटिवली चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे होंगे? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा उनके बीच में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज सम एनर्जी विच बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स मतलब बेटा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को बोलते हैं। है ना? जैसे भाई हम कोई मान लो पलवल में रहता है तो उसको हम पलवलिया बोल देते हैं। ठीक है, कोई फरीदाबाद में रहता है फरीदाबादिया। ऐसे न्यूक्लियस में जो रहता है उसको क्या न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? हमारे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि छोटे से स्पेस में, और वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो किसको कम कर दे, किसको ओवरकम कर दे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इसका मतलब एक फोर्स ऐसा है जो इनको क्या कर रहा है? बाइंड करके रख रहा है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं ना। और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। समझ के? न्यूक्लियर फोर्स का टॉपिक मैं अलग पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसके जस्ट बाद न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाऊंगा। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स विद इन द न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, है ना? ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। ये वो एनर्जी जिसकी वजह से न्यूक्लियॉन्स है वो क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर बाइंड है। ओके, इट मेजर्ड बाय द वर्क रिक्वायर्ड टू वर्क डन। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? भाई हमें अगर मान लो किसी ने पूछ लिया कि बाइंडिंग एनर्जी निकाले, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन टू बी सेपरेट द न्यूक्लियस को अलग कर दो। अलग करने पे कब तक अलग करना है? इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या है? इनको वहां अलग कर दो सो दैट कि इनका फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस सो दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। वैसे देखो न्यूक्लियॉन्स ना विद इन द न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। मतलब उनकी जो रेंज है वो सिर्फ न्यूक्लियस तक है, उसके बाहर नहीं है। तो न्यूक्लियॉन्स को क्या करना है? हमें न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, है ना, वो ही बाइंडिंग एनर्जी है। यानी इनको सेपरेट करने के लिए, भाई जितना सेपरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए उतनी बाइंड रखने के लिए एनर्जी चाहिए। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए चाहिए या उनको अलग करने के लिए चाहिए। समझ गए बेटा? उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहले आप ये बताइए, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है? न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना? किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन हो सकते हैं? देखो, एक एलिमेंट को हम जैसे एक एलिमेंट है मान लो 3Li7, है ना, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 3Li7 का। ठीक है, तो जेड का मतलब क्या हुआ? जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और इसका ही मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
ठीक है। तो एक एटम में Z के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Z के जितने ही प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? अगर A माइनस Z कर दो, A क्या होता है बेटा? मास नंबर, एटॉमिक मास नहीं बेटा, मास नंबर, इसको मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो मास नंबर में से क्या माइनस कर दो? एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, ये बन जाएगा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरीके से न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है बेटा? ओके। तो अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे हम, कैसे? बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देखो ये बेटा, आपको आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस पता होगा। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है? E इक्वल टू क्या होगा? mc²। और यहां लगाएंगे हम डेल्टा mc²। अब डेल्टा m क्या है? डेल्टा m को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? मास डिफेक्ट। अभी मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? पहले इसको देखो। देखो मास डिफेक्ट होता क्या है, पहले इसको समझो। मास डिफेक्ट होता क्या है? देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को मैं ऐड कर दूं, सारे न्यूट्रॉन का मास और सारे प्रोटॉन का मास ऐड कर दूं, तो क्या बनना चाहिए? मास ऑफ न्यूक्लियस बनना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन उतना होता नहीं है। यानी अगर मैं न्यूट्रॉन के मास में, देखो न्यूट्रॉन के मास में से, न्यूट्रॉन का मास कितने न्यूट्रॉन है बताओ? एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा। न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं किसी भी एलिमेंट में? किसमें कितने न्यूट्रॉन हो सकते हैं? A माइनस Z, है ना? A माइनस Z। पहले प्रोटॉन देख लेते हैं, ठीक है। कितने प्रोटॉन हो सकते हैं पहले ये बताओ मुझे। किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो सकते हैं? कितने प्रोटॉन हो सकते हैं बेटा? Z के बराबर। और एक प्रोटॉन का मास कितना हो गया? mp, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? ये क्या कर दिया मैंने? देखो एक प्रोटॉन का मास mp मान लिया हमने, ठीक है। तो एक प्रोटॉन का मास कितना? mp मान लिया, मास ऑफ प्रोटॉन। तो कितने प्रोटॉन हो सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस में? Z, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं? A माइनस Z। अब न्यूट्रॉन पे आ जाते हैं, A माइनस Z, ठीक है। अच्छा, एक न्यूट्रॉन का मास हम मान लेते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो ये मास क्या हो गया? ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ये। क्योंकि देखो, जब एक्चुअली में न्यूक्लियस बन रहा होगा तो क्या होगा? न्यूट्रॉन आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ऐड होते जा रहे हैं, 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 ठीक है। तो जब वो ऐड हो रहे होंगे तो कुछ मास, है ना, आप समझो मेरी बात, कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया? रिलीज हो गया होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब भी कोई चीज फ्यूज होती है भाई, एक छोटे से न्यूक्लियस में बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो जब जुड़ रहे होंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ मास ऑफ एनर्जी, कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया होगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। और इसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। यानी अगर मैं सारे प्रोटॉन को मास ऐड कर लूं और सारे न्यूट्रॉन का मास ऐड कर लूं और उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दूं, क्योंकि वो इक्वल नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कुछ मास, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं ऐड कर रहा हूं तो कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो इसमें से अगर मैं मास ऑफ न्यूक्लियस को कैपिटल MN से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो माइनस कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा? मास डिफेक्ट निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? देखो आप समझो, ये हो गया टोटल किसका मास? प्रोटॉन का मास। ये क्या होगा? टोटल न्यूट्रॉन का मास। और ये क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है? mc², ठीक है। तो अगर इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा? c² से मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी आएगी किसमें? जूल में, ठीक है। और एक रिलेशन और होता है, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगा, ठीक है बेटा। 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा अगर इस मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई करूं? 931.5 से, तो आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, ठीक है। ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस MN, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये कैपिटल है नहीं, मास ऑफ न्यूक्लियस है, छोटा है, ठीक है। इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इससे। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि बेटा जूल जो है वो न्यूक्लियस लेवल पे बहुत बड़ी स्केल है ना, ये बहुत बड़ी एनर्जी होती है। क्लियर है बेटा? तो इसलिए हमें, क्योंकि जब एक न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा, बाइंडिंग एनर्जी हम उसकी निकालेंगे तो बहुत कम आएगी, जूल में नहीं आ सकती। तो इसलिए हम उसको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में ए, मास नंबर से डिवाइड कर दो। दिस इज फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर है बेटा? ओके। अब इस फॉर्मूले से डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी निकाली और एक कर्व प्लॉट किया गया। देखो बेटा, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और इससे क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। इससे आपका केस स्टडी भी आ सकती है और इसकी सिग्निफिकेंस भी आ सकती है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है? अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें, देखो जो हमारे इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है बेटा और मास नंबर भी इवन है, जैसे 2He4 है ना, और इसमें देखो जरा क्या न्यूट्रॉन कितने हैं बताओ? न्यूट्रॉन इसमें 2 है और क्यों न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसमें से ही माइनस करके। और Z मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं बेटा? प्रोटॉन भी 2 है। ऐसे देखो जरा C612 है ना, न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 और Z कितना है? Z भी 2 है ना। ऐसे 8O16 इसमें भी देखो न्यूट्रॉन कितने? 8 2 6 यार सॉरी 6 और ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 8 और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन भी 8 है। देखो जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो सेम रहता है ना, 1 रहता है, मतलब n/z या z/n का रेशियो कितना होगा? 1 रहेगा, उनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। ये पी क्या बताता है? अगर हमारे किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो मतलब उसको बाइंड, उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो दे आर कंपैरेटिवली वेरी स्टेबल टू अदर एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होते हैं जिसमें n/z की रेशियो 1 होगी। समझ गए? n मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, z मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। समझ गए? तो n/z की वैल्यू जिसमें 1 के अराउंड रहेगी वो ज्यादा स्टेबल होंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है नेचर में? देखो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ना, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जो बाइंडिंग एनर्जी है इसकी 8 से भी ज्यादा है इसकी। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? हमारी आयरन की। दैट्स व्हाई आयरन इज मोस्ट स्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे ज्यादा मिलता है ये, क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। बहुत स्टेबल है तो इसका मतलब नेचर में बहुत अबेंडेंट होगा, बहुत ज्यादा मिलेगा ये। तो इसका मतलब आयरन सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है ड्यू टू इट्स हायर बाइंडिंग एनर्जी। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की वजह से, ये मैं सारे आपको सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी के। क्लियर है बेटा? ओके। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली अदर एलिमेंट्स, ठीक है। ओके। वैसे एलिमेंट जो 30 से लेके 100, जिनकी ए की वैल्यू मास नंबर, जिनका मास नंबर 30 से लेके 120 तक होगा, दे आर वेरी स्टेबल। क्या होता है बेटा? दे आर वेरी स्टेबल। क्लियर है? ये सारे आपको किस में लेने हैं? ये किस में लिखने हैं आपको? ये सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी में लिखने हैं, ठीक है बेटा? ओके। तो क्या सबसे पहले तो पीक, जहां पे पीक कौन से है? जिसमें n/z की, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, जिसमें n/z की रेशियो कितनी होगी? 1 के अराउंड होगी, दे आर वेरी स्टेबल। दूसरा Fe 26 58, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, दिस इज मोस्ट स्टेबल। इसकी क्या सिग्निफाई करता है? दिस इज द मोस्ट स्टेबल। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या लिखना है आपको? अब ये ध्यान रखना बेटा, ध्यान से। कुछ एलिमेंट फिजन शो करते हैं, कुछ एलिमेंट फ्यूजन शो करते हैं। कौन से एलिमेंट फिजन शो करते हैं, कौन से एलिमेंट फ्यूजन शो करते हैं? देखो जिसका ए मास नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे देखो, अगर देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है ना, इसका मतलब जो एलिमेंट जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? वो दे आर लेस स्टेबल, n/z रेशियो बढ़ेगा। ओके। तो क्या होगा? ये क्या करेंगे? ये स्प्लिट होने की कोशिश करेंगे, ये टूटना चाहेंगे। और टूट के क्या बनना चाहते हैं? टूट के सब आयरन बनना चाहते हैं। क्यों? आयरन तो बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। तो ये एलिमेंट जो हायर होते हैं ये स्प्लिट होना चाहते हैं। क्यों? ये ऐसे न्यूक्लियस में टूटना चाहते हैं भाई जो आयरन के आसपास हो, है ना। क्लियर है बेटा? आयरन के आसपास होगा तो इसका मतलब ये एलिमेंट जिनका मास नंबर ज्यादा होता है ये स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट का मतलब फ्यूजन होगा। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन शो करेंगे। क्या शो करेंगे बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, इससे जो कम होते हैं जो एलिमेंट, ये क्या करने की कोशिश करेंगे बेटा? ये जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जुड़ के क्या बनना चाहते हैं? आयरन बनना चाहते हैं। सबको आयरन बनना है। क्यों बनना है? आयरन ज्यादा स्टेबल
है ना। हम भी प्रैक्टिकल लाइफ में उसके जैसा बनना चाहते हैं जो ज्यादा स्टेबल है। हम देखते हैं भाई ये ज्यादा अर्न कर रहा है, अच्छा स्टेबल लाइफ, अच्छी फैमिली है, तो हम भी ऐसे ही एलिमेंट करना चाहते हैं। एलिमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी क्या है, नियर अबाउट टू आयरन। तो ये एलिमेंट जुड़ते हैं तो ये शो करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन शो करते हैं ये एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट शो करते हैं फ्यूजन, क्योंकि ये स्प्लिट होते हैं हमारे। याद रहेगा बेटा। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, तो जो लेस देन, जिनका मास नंबर लेस देन आयरन है वो फ्यूजन शो करते हैं, और जिनका मास नंबर ग्रेटर देन आयरन है वो क्या करते हैं, हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन शो करते हैं। समझ में आया बेटा। दिस इज द इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द लिथियम न्यूक्लियस टेकिंग मास इतना। ये मास ऑफ न्यूक्लियस है बेटा, इसका मास ऑफ प्रोटॉन इतना दे रखा है, एएमयू में सारे, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना, और ये याद भी रखना है आपको, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। नहीं दिए होते ही तो आपको याद रखना है एएमयू के अंदर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी के, पहले मास डिफेक्ट निकालो, डेल्टा एम निकालना है। तो डेल्टा एम बताया था मैंने क्या, जेड एम पी। एक प्रोटॉन का मास, कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, जेड, ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड हो सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस करना है, ठीक है। अभी 9 से 31.5 नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मास डिफेक्ट चाहिए उसको पहले। तो जेड कितना बच्चा मेरे 3Li7 का मांग रहा है, तो जेड हो गया इसका 3। एक प्रोटॉन का मास कितना है, एक प्रोटॉन का मास हो गया 1.00782। इसको राउंड ऑफ नहीं करना मेरे बच्चे, राउंड ऑफ करोगे तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि वो ये थोड़ा सा देखो बहुत माइन्यूट एनर्जी आएगी, है ना। और तो बहुत एक डेसिमल के बाद हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा ए माइनस जेड कितना होगा, 7 में से 3 गए 4 मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस है हमारे पास कितना भाई 1.008665। मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना, मास ऑफ न्यूक्लियस ये रहा 7.000 इतनी जीरो, सारी जीरो लिख लिया भाई, 3 और 3 6, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारा मास डिफेक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो आंसर हमारा फिर क्या करना है, इसको ये मास डिफेक्ट आएगा। अब अच्छा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो डेल्टा एम आएगा यानी ऊपर को सॉल्व करके आएगा, उसको 9 से 31.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रहा है, पर न्यूक्लियन, तो जो आंसर आएगा बाइंडिंग एनर्जी का, अब यहाँ से उसको किससे डिवाइड करना है बेटा, 7 से। किससे डिवाइड करना है, क्योंकि मास नंबर कितना है उसका 7 है। आया बेटा। तो मास डिफेक्ट निकालोगे, मास डिफेक्ट को 9 से 31.5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, वो भी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगा। सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ इसका, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं बेटा, क्यू वैल्यू। कई बार क्वेश्चन ना क्यू वैल्यू का भी आता है कि क्यू वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट क्यू वैल्यू, क्लियर है। तो क्यू वैल्यू के निकालने का तरीका क्या है बेटा, क्यू वैल्यू जो होगी इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। समझ गए, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो कुछ जो मास है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, इसलिए मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होता है किससे, प्रोडक्ट से। क्लियर है बेटा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इस रिएक्शन में देखो, रिएक्शन ये बेटा 3Li7 प्लस 1H1, यानी ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है दोनों, ठीक है। ओके, रिएक्टेंट का मास करना है। रिएक्टेंट में क्या है, एक तो लिथियम एक प्रोटॉन है 1H1, तो लिथियम का मास इधर 7.016 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन का मास दे रखा 1.008, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन नहीं सॉरी, मास ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास ये रहा, 2 अल्फा पार्टिकल है, 2He4 क्या होता है हमारा अल्फा पार्टिकल, तो 2 हैं। कौन से बेटा, ये रहा, इसको 2 बार कर लो, 4.004 प्लस एक गिरा अल्फा 2 बार ऐड करना, 4.00 और 4, ठीक है बेटा। और इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से समझ में आया बेटा। तो ये हमारी क्यू वैल्यू निकलेगी, सिंपल सी, हाँ बस यही है क्यू वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर है बेटा। ओके, अच्छा इसमें जो आंसर आएगा, देखो एक्चुअली इसमें क्या है बेटा, 2 अल्फा पार्टिकल है, तो जो आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये मिल जाएगी क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल। वाई 2 से डिवाइड किया बेटा,
क्योंकि बेटा क्योंकि दो अल्फा पार्टिकल हमारे पास, ठीक है, तो इक्वली शेयर हो जाएगी जो क्यू वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्यू वैल्यू के क्वेश्चन करने हैं, समझ में आया बेटा। तो ये जो हमारा टॉपिक था बेटा आज बाइंडिंग एनर्जी और क्यू वैल्यू का था। आई होप आपको समझ में आया वो टॉपिक, ठीक है, ठीक है। इससे इक्वेशन जरूर बन सकता है बेटा, है ना। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अगर आपको समझ में आया है बेटा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक और कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेटा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।